नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं सीए इंटर जीएसटी के अमेंडमेंट फॉर मई 26। तो ये वीडियो आप रेफर कर सकते हो, चाहे आपने किसी भी फैकल्टी के लेक्चर्स रेफर किए हो। ठीक है, अगर आपको मई 26 के लिए अमेंडमेंट्स रेफर करने हैं तो आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हो। बहुत ही शॉर्ट सा वीडियो रहने वाला है और उसके अंदर अपन सारे अमेंडमेंट्स कवर करने वाले हैं। उसका क्या लॉजिक है, पहले क्या होता था, अमेंडमेंट होने के बाद क्या हो रहा है, क्यों चेंज किया, ये सारी बातें अपन एग्जांपल के साथ समझने वाले हैं। इस लेक्चर के अंदर सारे अमेंडमेंट्स के अंदर कवर होंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको मई 26 के लिए अलग से कोई अदर अमेंडमेंट्स आपको देखने नहीं पड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे मई 26 के लिए सीए इंटर के जीएसटी के जो अमेंडमेंट्स हैं उनके साथ। सबसे पहला जो आपका अमेंडमेंट आया है दैट इज चेंज इन जीएसटी रेट्स। चेंज इन जीएसटी रेट्स, और एक खास बात यह है कि जो जीएसटी रेट्स हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो सर फिर ये अमेंडमेंट हमारे लिए रेलेवेंट कैसे है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कैसे ये अमेंडमेंट हमारे लिए रेलेवेंट हो जाता है। बहुत ज़्यादा रेलेवेंट ये अमेंडमेंट नहीं है। तो समझना, पहले जो जीएसटी की रेट्स थी वो मेजरली 4 जीएसटी रेट्स अप्लाई होती थी। एक तो होता था 5%, एक होता था 12%, एक होता था 18% और एक होता था 28%। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इनमें से 2 रेट्स को हटा दिया है। 12% वाली जो रेट है उसको भी हटा दिया है, 28% वाली जो रेट है उसको भी हटा दिया है। तो अब जो मेजरली रेट अप्लाई होती है वो 5% और 18% की रेट अप्लाई होती है। ठीक है, इससे हमारे लिए क्या चेंज आने वाला है उसकी बात हम करेंगे। बहुत कम इंपैक्ट है हमारे ऊपर क्योंकि जीएसटी रेट्स हमारे सिलेबस में ही नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली होगा क्या कि 12% और 28% की जो रेट है वो आपको क्वेश्चंस में देखने को नहीं मिलेगी। इंस्टीट्यूट मोस्टली इन रेट्स का अब यूज नहीं करेगा। लेकिन अगर कल को इंस्टीट्यूट इन रेट्स को दे देता है क्वेश्चन में, तो क्या हम क्वेश्चन को गलत मान लेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंस्टीट्यूट ने जो रेट आपको क्वेश्चन में दिया है वो आपको अप्लाई करना है, क्योंकि रेट्स आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। जैसा इंस्टीट्यूट बोलेगा आपको मानना है। तो मेजरली जो रेट अप्लाई होंगी 5% और 18% अप्लाई होंगी। ये सबसे पहला जो है अमेंडमेंट आया है। Earlier, GST rates of 5%, 12%, 18%, 28% were applicable. From 22nd September 2025, the 12% and 28% rates have been removed and merged into the other rates. तो जिन भी गुड्स और सर्विसेज पे 12%, 28% रेट लग रहा था, उनके ऊपर कोई दूसरी रेट लगा दी गई। या तो उन्हें एग्जेम्प्ट कर दिया, किसी पे 5% कर दिया, किसी पे 18% कर दिया, इस तरीके से कर दिया। Since GST rates are not part of the syllabus, question will generally not include 12% and 28%. However, if these rates are specifically mentioned by the institute, they should be considered and applied while solving the question. ये आपको ध्यान रखना, अगर इंस्टीट्यूट ने कोई रेट दिया है तो उसको मान के ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी चैप्टर से जो अमेंडमेंट्स हैं उनकी बात करते हैं। एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी, देखो इसके अंदर एक तो आपका जो पुराना एग्जेम्पशन था उसको अमेंड किया गया है। पहले उसकी बात कर लेते हैं। पुराना एक एग्जेम्पशन था, आपको याद होगा, ठीक है, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के अंदर, कि अगर आप ट्रांसपोर्ट करवाते हो गुड्स, तो उस केस में जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की जो सर्विस दी गई है वो आपकी एग्जेम्प्ट होती है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, अगर आप रोड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करवा रहे हो तो ये क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। लेकिन इसके एक्सेप्शन थे। इसके एक्सेप्शन क्या थे? अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का सर्विस लोगे तो ये टैक्सेबल रहेगा। अगर आपने कुरियर एजेंसी का यूज करके, जैसे ब्लू डार्ट वगैरह हो गए, इनका यूज करके अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का सर्विस लिया है तो वो भी टैक्सेबल होगा। ये पहले से एग्जेम्पशन आपको पता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड इज एग्जेम्प्ट एक्सेप्ट जीटीए और कुरियर एजेंसी। तो यहां पे एक और एक्सेप्शन ऐड कर दिया गया। क्या ऐड किया? लोकल डिलीवरी सर्विसेज। यहां पे बोला अगर आपने लोकल डिलीवरी सर्विस लिया है, आपने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करवाया है बाय रोड थ्रू लोकल डिलीवरी सर्विसेज, ये क्या होती है इसके बारे में बताऊंगा। बाय और थ्रू ईसीओ, बाय और थ्रू ईसीओ, तो सर ये भी क्या हो जाएगा, ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। कहने का मतलब, इसका एग्जांपल देता हूं। आपने पोर्टर का नाम सुना होगा, ठीक है, या आपने डंजो का नाम सुना होगा, या आपने रैपिडो के ऊपर भी एक फैसिलिटी होती है पार्सल की, रैपिडो पार्सल करके एक फैसिलिटी होती है। सर इसमें क्या होता है, मान लीजिए मैं जयपुर में रहता हूं, ठीक है, अब जयपुर में 2 एरियाज हैं, एक मान लेता हूं मैं शास्त्री नगर हो गया, ठीक है, और एक मैं कोई दूसरा एरिया मान लेता हूं दुर्गापुरा हो गया, ठीक है। अब जयपुर के अंदर ही 2 एरियाज हैं,
मैं यहाँ पे रहता हूँ शास्त्री नगर में, मुझे कोई सामान भेजना है दुर्गापुरा, तो सर मैंने क्या किया, मैं खुद नहीं जाना चाहता तो मैंने यहाँ पे पोर्टर या रैपिडो ऐप का यूज किया, ठीक है, और उसके ऊपर मैंने बोला कि भैया मेरे को सामान भिजवाना है दुर्गापुरा। तो इस पोर्टर और रैपिडो ऐप वाले ने एक डिलीवरी बॉय मुझे असाइन कर दिया। क्या कर दिया? एक डिलीवरी बॉय असाइन कर दिया। ये मेरा सामान यहां से लेकर के जाएगा शास्त्री नगर से, दुर्गापुरा पहुंचा देगा, और उसके बदले में मेरे से क्या किया जाएगा, कुछ फीस चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ पे सर्विस क्या दी गई है सर? लोकल डिलीवरी की सर्विस दी गई है। यहाँ पे क्या दी गई है? लोकल डिलीवरी की सर्विस दी गई है। तो ऐसे केस में जो ये सर्विसेज है क्या हो जाएगी? ये सर्विसेज टैक्सेबल हो जाएगी। इतनी सी बात यहाँ पे बोली गई है। देखो ये जो लोकल डिलीवरी सर्विसेज कैसे प्रोवाइड की गई है सर? एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू। वो पोर्टर या रैपिडो वाले का एक ऐप है जहां पे बहुत सारे कस्टमर अपना जो सर्विसेज है बुक करवाते हैं। इधर से कोई सप्लायर होता है जो वहां पे डिलीवरी करके देता है, जो डिलीवरी बॉय होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है उसके थ्रू ये सर्विसेज ली गई है, उसके द्वारा ये सर्विसेज प्रोवाइड की गई है, तो ये क्या हो जाएंगी? टैक्सेबल हो जाएंगी लोकल डिलीवरी सर्विसेज। और एग्जांपल देता हूं सर, जैसे मान लो यहाँ पे जोमेटो है, ठीक है, आप कोई फूड ऑर्डर करते हो जोमेटो के थ्रू किसी रेस्टोरेंट से, तो जोमेटो क्या करेगा? एक डिलीवरी बॉय से बात करेगा, एक डिलीवरी बॉय से बात करेगा जो आपका सामान यहां से रेस्टोरेंट से ले जा करके और आपको आपके घर पे डिलीवर करके देगा। उसके बदले में ये डिलीवरी बॉय जोमेटो से क्या करेगा? यहाँ पे डिलीवरी चार्जेस लेगा, डिलीवरी चार्जेस लेगा। तो यहाँ पे अगेन जो लोकल डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड की गई है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, तो सर ये डिलीवरी चार्जेस भी क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल हो जाएंगे। इतनी सी बात ये करता है, ठीक है। ये एग्जम्पशन आपका अमेंड किया गया है थोड़ा सा, पहले सिर्फ जीटीए और कुरियर एजेंसी को टैक्सेबल किया गया था, अब लोकल डिलीवरी सर्विसेज को भी टैक्सेबल कर दिया गया है। तो बात करें इसकी, अर्लियर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एक्सेप्ट जीटीए और कुरियर एजेंसी क्या था? एग्जेम्प्ट था। लेकिन अब एक्सेप्ट में मतलब एक एक्सेप्शन और ऐड कर दिया, लोकल डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय और थ्रू ईसीओ, तो ये भी अब आपका टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद एक और एग्जेम्पशन इंट्रोड्यूस की गई है, नई एग्जेम्पशन लाई गई है। किसके रिलेटेड है सर? लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस के रिलेटेड है। सर लोग गाली देते थे गवर्नमेंट को, क्यों सर? एक तो वो अपने लाइफ और हेल्थ का इंश्योरेंस करवाते थे और उसके ऊपर भी गवर्नमेंट उनसे टैक्स ले लेती थी, जीएसटी प्रीमियम पे। तो सर यहाँ पे लोगों को अपनी ही हेल्थ को सेव करने के लिए, अपनी ही हेल्थ को सिक्योर करने के लिए गवर्नमेंट को जीएसटी देना पड़ रहा था, तो लोग बड़े नाखुश थे। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर जो है एग्जेम्पशन इंट्रोड्यूस करी है। क्या एग्जेम्पशन लाई गई है इसकी बात करेंगे। सर लाइफ इंश्योरेंस वो होता है जो आपकी लाइफ के ऊपर डिपेंडेंट है, कल को आपकी डेथ हो जाती है तो ऐसे केस में आपको जो पैसा मिलेगा इस चीज का जो आपने इंश्योरेंस ले रखा है, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस। दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस, आपकी कल को हेल्थ खराब हो जाती है, आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हो, तो ऐसे केस में जो आपका खर्चा होगा वो इंश्योरेंस कंपनी देगी, दैट इज हेल्थ इंश्योरेंस। तो इसके रिलेटेड आप जो प्रीमियम पे करते हो उसको एग्जेम्प्ट किया गया, लेकिन कैसे किया गया उसकी बात समझना। सर यहाँ पे बोला कि अगर लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं किसी इंश्योरर के द्वारा, इंश्योरर मतलब सर जो इंश्योरेंस करके देता है, जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, किसको प्रोवाइड की गई है? किसी इंश्योर्ड को, मतलब जिस व्यक्ति ने अपना इंश्योरेंस करवाया है उस व्यक्ति को हम बोलते हैं इंश्योर्ड। तो यहां पे क्या बोला? जो इंश्योर्ड होना चाहिए, जो इंश्योर्ड होना चाहिए वो इंडिविजुअल होना चाहिए, मतलब किसी व्यक्ति ने खुद के लिए अगर इंश्योरेंस सर्विसेज ली हैं तो वो क्या हो जाएंगी? एग्जेम्प्ट हो जाएंगी, अगर वो लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस है। या फिर उस व्यक्ति ने जो ये सर्विसेज ली हैं वो अपनी फैमिली के लिए ली हैं, तो सर वो भी क्या हो जाएंगी? एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। तो कहने का मतलब सिंपल है कि अगर आज मैं किसी इंश्योरेंस कंपनी से लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस लेता हूं मेरे खुद के लिए या फिर मेरी फैमिली के लिए, तो वो जो सर्विसेज होंगी वो एग्जेम्प्ट होंगी, उसके प्रीमियम के ऊपर हमें जीएसटी देना नहीं पड़ेगा। ये क्लियर बात है। तो सर कब जीएसटी देना पड़ेगा? तो समझना, अगर मान लीजिए जो इंश्योर्ड है वो एज अ ग्रुप है, एज अ ग्रुप का मतलब सर मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर है, एबीसी लिमिटेड नाम की कंपनी है, उसके यहां पे फॉर एग्जांपल 200 एम्प्लॉइज काम करते हैं, 200 एम्प्लॉइज काम करते हैं। तो इन्होंने क्या किया? अपने 200 एम्प्लॉइज का क्या करवा दिया? ग्रुप इंश्योरेंस करवा दिया, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस करवा दिया, ठीक है, और उसका पैसा कंपनी ने पे कर दिया, एबीसी लिमिटेड ने पे कर दिया, मान लीजिए प्रीमियम पे किया 10 लाख रुपए। तो अब ऐसे केस में एम्प्लॉयर ने
अपने सारे एम्प्लॉयज के लिए सर्विसेज लिया है, दैट इज नॉट अ फैमिली, वो एक अलग ग्रुप है। एम्प्लॉयर ने अपने सारे एम्प्लॉयज के लिए ग्रुप इंश्योरेंस लिया है, तो वो फैमिली के लिए नहीं लिया है, तो ऐसे केस में सर वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। और एग्जांपल, सर मान लीजिए कोई क्लब है, क्लब ने अपने सारे मेंबर्स के लिए क्या ले लिया, यहां पे हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस ले लिया, तो उसका प्रीमियम क्लब ने पे किया, तो सर ये भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि यहां पे कोई फैमिली नहीं है। मान लीजिए आईसीआई जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, उन्होंने अपने सारे मेंबर्स के लिए क्या किया, मान लीजिए ग्रुप इंश्योरेंस करवा दिया, अब इसके लिए आईसीआई पेमेंट कर रहा है, तो सर यहां पे भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि यहां पे फैमिली इंवॉल्व नहीं है। सर फैमिली का मतलब क्या है, फैमिली का मतलब है सर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस होगा, जिस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आपने इंश्योरेंस करवाया है, उस कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने उनको एज ए फैमिली शो किया है, तो दैट इज अ फैमिली। जीएसटी में कोई अलग डेफिनेशन नहीं दी, उन्होंने बोला कि भैया जो आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में आपने फैमिली को डिफाइन किया है वही आपका फैमिली होगा, ठीक है। तो आपने खुद के लिए और फैमिली के लिए अगर लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो वो सर्विस एग्जेम्प्ट हो जाएगी, लेकिन उसके अलावा एज ए ग्रुप आपने अगर कोई भी सर्विसेज लिया है, जैसे मैंने बताया कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉइज के लिए ग्रुप इंश्योरेंस करवा लिया, किसी क्लब ने अपने मेंबर्स के लिए करवा लिया, किसी भी प्रकार का ग्रुप हो सकता है, तो ऐसे केस में वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है सर? अच्छा, अगर आपने अपने खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए करवाया है तो एग्जेम्प्ट है। तो आपको जिस कंपनी ने इंश्योरेंस दिया था, मान लीजिए आपको इंश्योरेंस दिया था बजाज इंश्योरेंस कंपनी ने, ठीक है, ये लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, तो इन्होंने क्या किया, इस इंश्योरेंस का री इंश्योरेंस करवा लिया किसी दूसरी कंपनी से, मान लीजिए आदित्य बिरला से। आदित्य बिरला से आपने बजाज इंश्योरेंस को मान लीजिए 10,000 रुपए का प्रीमियम पे किया, तो ये तो एग्जेम्प्ट हो गया। अब सर मान लीजिए बजाज इंश्योरेंस कंपनी ने इसी इंश्योरेंस का क्या करवाया, री इंश्योरेंस करवाया, और मान लीजिए आदित्य बिरला कंपनी को 9,000 रुपीज पे किए, तो सर ये जो 9,000 रुपीज का जो प्रीमियम यहाँ पे किया गया फॉर री इंश्योरेंस, क्या ये एग्जेम्प्ट होगा? यस सर, ये भी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे एज अ ग्रुप आपने इंश्योरेंस करवाया है, ठीक है, मान लीजिए बजाज इंश्योरेंस से आपने 10 लाख रुपए का प्रीमियम पे किया, ये तो टैक्सेबल है। अब बजाज इंश्योरेंस ने मान लीजिए आगे आदित्य बिरला से इसका क्या करवा लिया, री इंश्योरेंस करवा लिया, तो सर क्योंकि यहाँ पे इंश्योरेंस भी टैक्सेबल था, तो इसका जो री इंश्योरेंस होगा वो भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ये एक नई एग्जेम्पशन इंट्रोड्यूस किया गया है। द पॉइंट ऑफ रिलैक्सेशन इज, जो इंडिविजुअल है, जो अपने खुद के लिए इंश्योरेंस लेना चाहता है या अपनी फैमिली के लिए लेना चाहता है, तो उन्हें यहां पे एग्जेम्पशन दे दिया गया कि आपको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, बाकी किसी को कोई एग्जेम्पशन नहीं दिया गया है। यहां पे लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंश्योरर टू द इंश्योर्ड वेयर इंश्योर्ड इज नॉट अ ग्रुप, ठीक है, एग्जेम्पशन इज एप्लीकेबल वेयर इंश्योर्ड इज एन इंडिविजुअल और इंडिविजुअल एंड हिज फैमिली एज अ ग्रुप। फैमिली इंक्लूड्स ऑल इंडिविजुअल इंश्योर्ड एज अ फैमिली अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। तो आपने अगर अपनी फैमिली और खुद के लिए लिया है तो एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्पशन इज नॉट एप्लीकेबल जहां पे इंश्योरेंस सर्विस ली गई है फॉर ग्रुप एदर एज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय और अदरवाइज, किसी भी ग्रुप के फॉर्म में अगर आपने लिया है तो वो आपका एग्जेम्प्ट नहीं होगा, एक्सेप्ट अगर आप एज ए फैमिली ले रहे हो। री इंश्योरेंस जहां पे एग्जेम्पशन है इंश्योरेंस पे, वहां पे री इंश्योरेंस पे भी एग्जेम्पशन दे दी गई है। ये क्लियर है सर? ये आपका एग्जेम्पशन चैप्टर में ये अमेंडमेंट्स थे। उसके बाद आ जाइए सर चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर पे। चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर में क्या अमेंडमेंट आए उनकी बात कर लेते हैं। देखो, चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर में कोई ऐसा अमेंडमेंट नहीं आया कि कुछ बहुत चेंज हो गया। इसमें जो चेंज आया है वो बेसिकली आपका रेट चेंज की वजह से आया है। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं पहले आरसीएम के अंदर हमने जीटीए सर्विसेज की बात करी थी, ठीक है, जीटीए सर्विसेज की बात करी थी, और वहां पे हमने बात किया था टैक्स रेट्स का कि कौन सी टैक्स रेट्स एप्लीकेबल होंगी। वैसे तो टैक्स रेट्स हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, लेकिन ये जीटीए वाले सर्विसेज के केस में हमने टैक्स रेट्स के बारे में पढ़ा था कि कितनी एप्लीकेबल होंगी, और उसमें हमने पढ़ा था कि जीटीए के पास ऑप्शन होता है कि वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट कर सकता है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट कर सकता है और खुद टैक्स पे कर सकता है। अच्छा, अगर वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट नहीं करेगा गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, तो वहां पे क्या लग जाएगा, उसकी सर्विसेज पे आरसीएम लग जाएगा। क्लियर है सर? और जब आरसीएम लगता है तो रेट क्या होती है, रेट होती है 5%। 5% की रेट आपको देना पड़ता है रेसिपिएंट को जीएसटी। अगर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट कर लिया जीटीए ने, तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो 5% की रेट ऑप्ट कर ले, 5% की अगर रेट वो ऑप्ट करता है
तो वो आईटीसी नहीं ले सकता जीटीए। जो भी वो सामान खरीदेगा, मान लीजिए जीटीए ने ट्रक खरीदा और कुछ भी खरीदा, तो उसके ऊपर आईटीसी नहीं ले पाएगा अगर वो 5% की रेट लेता है। अब पहले क्या होता था, दूसरा ऑप्शन होता था कि आप 12% की रेट ऑप्ट कर लो और उसके बाद जो आपने ट्रक वगैरह खरीदे हैं, जो भी सामान खरीदा, उसके ऊपर भी आपको आईटीसी मिल जाएगा जीटीए को। तो सर यहां पे क्या चेंज हुआ है, यहां पे क्योंकि 12% की रेट को हटा दिया गया है, तो 12% की रेट हट गए, यहां पे 18% हो गई है। तो यहां पे अगर जीटीए फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट करता है तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो 18% की रेट ऑप्ट करे जहां पे उसे आईटीसी मिल जाएगा, या फिर वो 5% की रेट ऑप्ट करे जहां पे उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। इतना स्लाइड सा चेंज है और कुछ भी नहीं है जीटीए के अंदर। तो देखिए, चार्ज ऑफ जीएसटी, टैक्स रेट एप्लीकेबल इन केस ऑफ सर्विसेज बाय जीटीए। In case GT opts for forward charge mechanism, it can choose to pay tax at 18% with ITC और 5% without ITC. अब यहाँ पे opted for FCM तो 18% with ITC, अदरवाइज 5% विदाउट आईटीसी, अदरवाइज आरसीएम है तो 5%। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना, पहले ये 18% की जगह 12% होता था, अब ये 18% हो गया। इतना आपको ध्यान में रखना है, यही आपका चेंज है। ये मैं आपको पूरा इसलिए पढ़ा दे रहा हूं ताकि आपको उस अमेंडमेंट का कॉन्टेक्स्ट मिल जाए, तो वो कॉन्टेक्स्ट देने के लिए आपको मैंने बताया है। ठीक उसी प्रकार से एक और जगह थी जहां पे हमने रेट्स की बात करी थी। कहां पे? आरसीएम के अंदर ही रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल था। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, और वो भी कौन सा सर? डिजाइन टू कैरी पैसेंजर, जो लोगों को कैरी करने के लिए काम में आता है, ऐसा व्हीकल। ठीक है, अब उसमें एक और कंडीशन थी कि जो कंसिडरेशन चार्ज किया जाएगा मोटर व्हीकल को रेंट पे देने के लिए, उसमें फ्यूल कॉस्ट को भी इंक्लूड करके चार्ज किया जाएगा। अगर इस प्रकार की कोई सर्विस दी गई है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की, तो हमने वहां पे एक चार्ट पढ़ा था। क्या चार्ट पढ़ा था सर? चलिए, हमने पढ़ा था कि अगर बॉडी कॉर्पोरेट ने सर्विसेज प्रोवाइड कराई है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की, तो सर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, वो बॉडी कॉर्पोरेट ही टैक्स पे करेगा। अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट ने सर्विसेज प्रोवाइड कराई है, सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और रेसिपिएंट भी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, तो अभी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन सप्लायर अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है एंड रेसिपिएंट अगर बॉडी कॉर्पोरेट है, तो ऐसे केस में दो ऑप्शन होंगे कि सप्लायर अगर 5% की रेट ऑप्ट करेगा तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा, रेसिपिएंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन होता था कि 12% की रेट ऑप्ट कर ले और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में सप्लायर टैक्स पे कर दे। अब क्योंकि 12% की रेट हट गई है, तो अगर वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट करना चाहता है तो 18% की रेट से उसे क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। ये चेंज आया है इसमें, यही अमेंडमेंट है मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर वाले केस में। तो ये था आपका चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर के अंदर, और कोई चेंज नहीं है, जस्ट दैट कि आपका जो पहले 12% का रेट होता था वो अब 18% हो गया। तो जहां जहां पे 12% की रेट थी वहां पे हटा करके हमने 18% कर दिया। इतना सा स्लाइड सा चेंज है। ठीक है सर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर। इसके बाद आता है टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर। पहले क्या होता था? पहले टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में वाउचर के लिए, वाउचर आपने ध्यान होगा, वाउचर के लिए भी हम टाइम ऑफ सप्लाई सेपरेटली कैलकुलेट करते थे। ठीक है, हम बोलते थे कि अगर हमें पता है कि कौन सी सप्लाई होने वाली है वाउचर के अगेंस्ट, तो जब हमने वाउचर खरीदा तभी हम सप्लाई मान लेते थे, और अगर आइडेंटिफाइबल नहीं था तो जब हम उस वाउचर को रिडीम करते थे तब हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होता था। लेकिन हुआ क्या, फर्दर आगे जाकर के क्या हुआ, एक सर्कुलर इशू किया गया, और सर्कुलर इशू करके बोला गया कि वाउचर सप्लाई ही नहीं होता। मतलब वाउचर या तो मनी के फॉर्म में होता है या एक्शनेबल क्लेम के फॉर्म में होता है। तो ऐसे केस में अब मनी और एक्शनेबल क्लेम दोनों ही सप्लाई नहीं होंगे, तो ऐसे केस में ये जो वाउचर है वो भी सप्लाई ही नहीं होगा। वाउचर सप्लाई ही नहीं होगा। तो जब सप्लाई ही नहीं होगा तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करने का क्या मतलब है? सर सप्लाई होता तो हम कैलकुलेट करते टाइम ऑफ सप्लाई, सो दैट वी कैन कैलकुलेट कि कब हमें जीएसटी पे करना है। लेकिन अगर वो सप्लाई ही नहीं है तो टाइम ऑफ सप्लाई किस बात का कैलकुलेट करना है भाई? तो ऐसे केस में क्या किया गया, ऐसे केस में जो टाइम ऑफ सप्लाई में वाउचर्स को लेकर के जो प्रोविजंस थे टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करने के, उनको हटा दिया गया, क्योंकि जब वाउचर सप्लाई ही नहीं है तो उसकी टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस का कोई सेंस नहीं है, इसलिए उन प्रोविजंस को हटा दिया गया। इतनी सी बात थी अमेंडमेंट में टाइम ऑफ सप्लाई में। प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई फॉर वाउचर्स हैव बीन रिमूव्ड
since the supply of voucher is not treated as a supply as per the recent circular. क्लियर है सर? चलिए अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ट्रांजेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ट्रांजेक्शन चैप्टर के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ट्रांजेक्शन, इस चैप्टर में हमने नोटिफाइड सर्विसेज के बारे में पढ़ा था, ठीक है, नोटिफाइड सर्विसेज के बारे में पढ़ा था। नोटिफाइड सर्विसेज अंडर सेक्शन 9(5) ऑफ द CGST एंड 5(5) ऑफ द IGST, ये हमने पढ़ा था सर, ठीक है। अब समझना इसमें हमने कुछ 5 सर्विसेज हमने नोटिफाई करी हुई थी और बोला हुआ था कि अगर इन सर्विसेज के ऊपर अगर ये सर्विसेज ECO के माध्यम से प्रोवाइड की जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से प्रोवाइड की जाती हैं, तो ना तो सप्लायर टैक्स पे करेगा, ना ही रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा। टैक्स कौन पे करेगा सर? पे करेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ऐसा था। अब इसी कड़ी में एक और सर्विस को नोटिफाई कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके ऊपर ना तो सप्लायर टैक्स पे करेगा, ना ही रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा। कौन पे करेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगा। कौन सी सर्विस है सर? हमने एग्जेम्पशन चैप्टर में जब जो अमेंडमेंट पढ़ा था कि लोकल डिलीवरी सर्विसेज टैक्सेबल होती हैं, तो उन्हीं को यहां पे डाला गया है, लोकल डिलीवरी सर्विसेज। तो अगर लोकल डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड कराई गई हैं, तो सर ऐसे केस में अगर ये लोकल डिलीवरी सर्विसेज ECO के माध्यम से प्रोवाइड की गई हैं, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल होगा। और टैक्सेबल भी होगा तो कौन टैक्स पे करेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे करेगा। एक्सेप्ट कि अगर ये सर्विसेज प्रोवाइड कराने वाला सप्लायर जो एक्चुअल में लोकल डिलीवरी की सर्विस दे रहा है, अगर वो लायबल टू रजिस्टर है, मान लीजिए उसका पिछले साल का टर्नओवर उस टर्नओवर की लिमिट से एक्सीड कर जाता है, जितने पे उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जो 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख की जो लिमिट थी, अगर उससे एक्सीड कर जाता है, तो सर ऐसे केस में वो लोकल डिलीवरी सर्विसेज के ऊपर GST खुद पे करेगा, सप्लायर पे करेगा, फिर ECO पे नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बाकी भी केसेस में देखा था हमने सर्विसेज के केसेस में कि अगर सप्लायर लायबल टू रजिस्टर हो जाता है, फिर ECO टैक्स पे नहीं करेगा, फिर वो सप्लायर खुद पे करेगा। लेकिन अगर सप्लायर लायबल टू रजिस्टर नहीं है और ECO के माध्यम से सर्विस प्रोवाइड की गई है लोकल डिलीवरी की, तो सर ECO विल पे दी टैक्स। इसको मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। मान लीजिए यहां पे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं पोर्टर ऐप का, ठीक है, जो लोकल डिलीवरी की सर्विस प्रोवाइड करता है। अब मान लीजिए सर यहां पे मिस्टर हरीश नाम का एक बंदा है, ठीक है, जिसे अपना क्या करना है, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करवाना है, डिलीवर करवाना है, ठीक है, और सेम ही सिटी के अंदर है, सेम ही सिटी के अंदर डिलीवर कराना है एक जगह से दूसरी जगह। तो ये पोर्टर के ऐप पे जाता है और वहां पे बोलता है कि भैया इस लोकेशन से मेरे को इस लोकेशन पे गुड्स भेजना है, ठीक है। अब पोर्टर वाले क्या करेंगे, उसका ऐप है, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ये हरीश क्या हो गया, रेसिपिएंट हो गया। अब पोर्टर क्या करेगा, इसके पास बहुत सारे डिलीवरी बॉयज हैं, किसी एक डिलीवरी बॉय को असाइन कर देगा कि भैया तुझे सामान जो है उठा करके डिलीवर करना है। तो ये डिलीवरी बॉय को हम क्या बोलेंगे, सप्लायर, क्योंकि वास्तव में जो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये डिलीवरी बॉय प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसे केस में सर सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे डिलीवरी बॉय जो कि सप्लायर है, अगर वो लायबल टू रजिस्टर है, तो ऐसे केस में GST कौन पे करेगा, ये डिलीवरी बॉय पे करेगा। लेकिन अगर ये लायबल टू रजिस्टर नहीं है, जो कि नॉर्मली केस होता है कि जो छोटे मोटे डिलीवरी बॉयज होते हैं उनका इतना टर्नओवर नहीं होता कि वो लायबल टू रजिस्टर हो जाए GST में, तो गवर्नमेंट ने बोला भैया टैक्स तो चाहिए, तो ECO को टैक्स पे करने के लिए लायबल कर दिया। अब मान लीजिए यहाँ पे मिस्टर हरीश को बोला कि भैया ट्रांसफर करने के 118 रुपए लगेंगे, तो इसमें से क्या करेगा, पोर्टर वाला 100 रुपए डिलीवरी बॉय को दे देगा और 18 रुपीज किसको जमा करवा देगा, गवर्नमेंट को जमा करवा देगा। तो टैक्स कौन पे करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगा। क्लियर है सर? तो ये आपका है चेंज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ट्रांजेक्शन वाले चैप्टर में। नोटिफाइड सर्विसेज में एक और सर्विस नोटिफाई की गई है, लोकल डिलीवरी सर्विस की। सप्लायर इज अगर लायबल टू रजिस्टर अंडर सेक्शन 22, तो सप्लायर ही पे करेगा, वरना इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर विल पे दी टैक्स। क्लियर है सर? चलिए उसके बाद आ जाइए रिटर्न चैप्टर पे। रिटर्न चैप्टर में एक स्लाइड सा चेंज है, देखिए रिटर्न चैप्टर में हमने एक GSTR टू बी रिटर्न के बारे में पढ़ा था, GSTR टू बी रिटर्न के बारे में पढ़ा था, और पढ़ा था कि सर ये ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट होता है, अपने आप जनरेट हो जाता है।
लेकिन सर इसमें स्लाइड सा चेंज ये किया है कि यहाँ पे ऑटो जनरेटेड वर्ड को हटा दिया गया है, एक सिंपल स्टेटमेंट वर्ड रख दिया गया है। इसका कुछ ज्यादा रेलेवेंस नहीं है, तो एज ऑफ नाउ इतना ही आपको समझना है कि ऑटो जनरेटेड वर्ड को हटा दिया है। उसके बाद बात आती है सर जीएसटीआर 9 की, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनुअल रिटर्न। ठीक है, इसके बारे में अभी तक हमने क्या पढ़ा था, यहां पे हमने पढ़ा था कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन एक्सेप्ट किनको छोड़ के सर, अगर सीटीपी या एनआरटीपी है तो उसे ये जीएसटीआर 9 फाइल नहीं करना, आईएसडी है तो इसे भी जीएसटीआर 9 रिटर्न फाइल नहीं करना, और अगर टीडीएस डिडक्टर और टीसीएस कलेक्टर है तो उसे भी यहां पे जीएसटीआर 9 फाइल नहीं करना। इसके अलावा अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन होता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, जीएसटीआर 9 फाइल करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे चेंज क्या आया है, यहां पे बोला कि अगर आपका टर्नओवर, अगर आपका अग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड करता है 2 करोड़ रुपए, अगर अग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड करता है तभी आपको जीएसटीआर 9 फाइल करना है, वरना आपको जीएसटीआर 9 फाइल नहीं करना। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं अगर फाइनेंशियल ईयर 26-27 की, तो सर फाइनेंशियल ईयर 26-27 की जीएसटीआर 9 फाइल करनी है कि नहीं करनी है, कैसे डिसाइड होगा कि सर पहली बात तो आप ये 3 लोग नहीं होने चाहिए, सीटीपी, एनआरटीपी, आईएसडी, टीडीएस डिडक्टर, टीसीएस कलेक्टर। दूसरा, आपका जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, तो फिर आपको फाइल नहीं करना पड़े। देखो अगर आपका टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 26-27 में टर्नओवर आपका है मान लीजिए 1.9 करोड़, तो सर ऐसे केस में क्या आपको जीएसटीआर 9 फाइल करना है, नहीं करना है। अगर आपका टर्नओवर 26-27 में मान लीजिए 2.1 करोड़ है तो सर यस आपको जीएसटीआर 9 फाइल करना पड़ेगा। तो ये आपका चेंज आया है रिटर्न चैप्टर के अंदर। जीएसटीआर 2B इज नाउ नोट एन ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट। Every registered person whose aggregate turnover exceeds 2 crore is required to file GSTR 9 except CTP, NRTP, ISD, TDS डिडक्टर, TCS कलेक्टर। तो जो 2 करोड़ वाला जो प्रोविजन है ना, ये अब ऐड किया गया, पहले ये प्रोविजन नहीं था। क्लियर है सर? चलिए अब मेजर जो आपके चेंजेस है वो यही हैं, लेकिन एक सर्कुलर और है जो आपके यहाँ पे ऐड किया गया है, वो सर्कुलर की हम बात कर लेते हैं। ये सर्कुलर है सर वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर से, वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर से। क्या सर्कुलर है, बड़े ध्यान से समझिएगा, टेक्निकल है थोड़ा, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर के अंदर सर हमने पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के बारे में पढ़ा था। ऐसा डिस्काउंट जो सप्लाई हो जाने के बाद दिया जाता है, ठीक है, ऐसा डिस्काउंट जो कि सप्लाई हो जाने के बाद में दिया जाता है। वहां पे हमने एक एग्जांपल पढ़ा था, कैसे सर, मान लीजिए यहां पे एक हरीश नाम का बंदा है, ठीक है, वो है यहां पे मान लीजिए सप्लायर। उसने यहां पे मान लीजिए 10 लाख रुपए का सामान बेचा है, 10 लाख रुपए का सामान बेचा, उसके ऊपर 1,80,000 रुपीज का मान लीजिए जीएसटी है। अब यहां पे है रेसिपिएंट, यहां पे रेसिपिएंट है मुकेश मान लीजिए, ठीक है। अब ये क्या करेगा सर, ये 1,80,000 रुपीज का जो जीएसटी है इसका क्या कर लेगा, आईटीसी अवेल कर लेगा, आईटीसी अवेल कर लेगा और इसको यूज करेगा। सिंपल ट्रांजैक्शन है भाई, हरीश ने 10 लाख रुपए का सेल किया, 1,80,000 गवर्नमेंट को पे किया, रेसिपिएंट उसका क्या कर सकता है, आईटीसी ले सकता है। अब फ्यूचर में क्या हुआ, सप्लाई हो चुका था, बाद में हमने क्या दे दिया, एक डिस्काउंट दे दिया जिसे हम बोलते हैं पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। इसका मतलब हमने 1 लाख रुपए का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। अगर 1 लाख रुपए का डिस्काउंट दे दिया तो हमारा सेल कितने का हुआ, 10 लाख माइनस 1 लाख कितना हुआ, 9 लाख रुपए। लेकिन हमने तो 10 लाख रुपए का सेल दिखाया है, 10 लाख रुपए पे 1,80,000 का जीएसटी पे किया है, लेकिन अगर 9 लाख रुपीस पे 18% की रेट से जीएसटी निकालूं तो ये आएगा 1,62,000। तो इसका मतलब मैंने 18,000 रुपए का जीएसटी ज्यादा पे कर दिया, हरीश ने ज्यादा पे कर दिया, तो ये गवर्नमेंट के पास जाएगा, बॉस मैंने गलती से 10 लाख बोल दिया था, मैंने डिस्काउंट दिया है, मेरा 9 लाख रुपए का ही सेल हुआ है, मैंने गलती से ज्यादा जीएसटी पे कर दिया, आप मुझे 18,000 रुपए क्या कर दो, रिटर्न कर दो। बट भाई गवर्नमेंट बोलेगी तूने 1,80,000 पे किया, सामने वाले ने 1,80,000 रुपए रिटर्न आईटीसी ले लिया, तो गवर्नमेंट के पास क्या बचा, गवर्नमेंट बोलेगी कि मैं तेरे को 18,000 रिटर्न कर दूंगी, प्रोवाइडेड जो रेसिपिएंट है वो क्या कर दे, यहां पे आईटीसी रिवर्स कर दे। उसने 1,80,000 का आईटीसी लिया था, जब तू टैक्स 1,60,000 1,62,000 पे करना चाहता है तो सामने वाला भी आईटीसी 1,62,000 का ही लेना चाहिए। टैक्स तूने 1,62,000 पे किया और सामने वाला आईटीसी 1,80,000 ले ले, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो सर यहां पे 18,000 रुपए का क्या करना पड़ेगा, आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा।
आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा रेसिपिएंट को। और ये तब होगा जब आपका पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के साथ हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी सर, कि प्रोपोर्शनेट आईटीसी सामने वाले को रिवर्स करना पड़ेगा, इनवॉइस वाइज लिंक होना चाहिए, और जो आपका पहले से कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग ये डिस्काउंट दिया गया है। अगर वो 3 कंडीशन को पूरी करते हैं तभी पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट अलाउ होगा, तभी यहां पे वैल्यू ऑफ सप्लाई कम करने दिया जाएगा, और तभी आपको लायबिलिटी कम करने दिया जाएगा। कब? अगर आप ये कंडीशन पूरी करोगे। तो अगर कंडीशन पूरी करोगे तो आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी, सप्लायर की लायबिलिटी कम हो जाएगी, और रेसिपिएंट का आईटीसी कम हो जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने बताया था, उसके लिए सप्लायर क्या करेगा? एक क्रेडिट नोट इशू करेगा। क्या करेगा? एक क्रेडिट नोट इशू करेगा कि भाई पहले मैंने ज्यादा बिल कर दिया था, अब मैं डिस्काउंट दे रहा हूं। क्रेडिट नोट इशू करेगा, उसके बेसिस पे सामने वाला आईटीसी रिवर्स करेगा और ये अपनी लायबिलिटी रिवर्स करेगा सप्लायर। तो सर यहां पे क्या होता है, हमने क्रेडिट नोट पढ़ा था टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट क्रेडिट नोट चैप्टर में। एक तो होता है जीएसटी वाला क्रेडिट नोट, लेकिन अगर मान लीजिए कोई फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इशू कर रहा है या कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू कर रहा है, ये क्या होता है सर? ऐसा क्रेडिट नोट जिसका जीएसटी में कोई वैल्यू नहीं होता। अब मान लो जीएसटी एक्ट की कंडीशन आपने पूरी नहीं करी, तो आपको पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट अलाउ नहीं किया गया, फिर भी आपको डिस्काउंट तो देना है। अब भाई जीएसटी एक्ट उस डिस्काउंट को रिकॉग्नाइज नहीं करता, कोई बात नहीं, जीएसटी लायबिलिटी कम नहीं होगा, इतनी सी बात है, लेकिन आप डिस्काउंट तो अपने कस्टमर को दोगे, तो वो कैसे दोगे? तो आप जीएसटी वाला क्रेडिट नोट इशू नहीं कर सकते, क्योंकि जीएसटी उस डिस्काउंट को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। तो आप करोगे फाइनेंशियल और कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू करोगे उस डिस्काउंट को देने के लिए। तो अगर आपने फाइनेंशियल और कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू किया है तो सर उसका जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे केस में सप्लायर अपनी लायबिलिटी को कम नहीं कर पाएगा, सप्लायर अपनी लायबिलिटी को कम नहीं कर पाएगा, और रेसिपिएंट को भी आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। ठीक बात है सर, क्लियर है? क्योंकि जब हम अलाउ ही नहीं कर रहे तो ना तो लायबिलिटी कम होगी और ना ही आपका आईटीसी रिवर्स करवाया जाएगा, दोनों ही चीजें नहीं होंगी, क्योंकि वो कमर्शियल और फाइनेंशियल क्रेडिट नोट जीएसटी के पर्सपेक्टिव से क्रेडिट नोट ही नहीं है। क्लियर है सर? चलिए पहला पॉइंट, क्लैरिफिकेशन ऑन पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। Treatment of ITC and tax payable in case of discount given through financial or commercial credit note, not a GST credit note. So neither supplier's liability will be reduced nor ITC has to be reversed by the recipient. ये क्लियर हो गया सर? चलिए अब और कौन से पॉइंट डील किए गए सर्कुलर के अंदर समझना सर, बहुत ध्यान से समझना, मजा आएगा इसको केस को समझने में। ठीक है, मान लीजिए यहां पे सर एलजी है, ठीक है, ये टीवी का मैन्युफैक्चरर है, ये टीवी का मैन्युफैक्चरर है, यहां पे इसका एक डीलर है, यहां पे इसका एक डीलर है, मान लीजिए दुर्गा प्राइवेट लिमिटेड, दुर्गा सेल्स लिख देता हूं। ठीक है, अब क्या हो रहा है सर, एलजी मैन्युफैक्चरर ने यहां पे 100 टीवी सेल कर दिए, ठीक है, ऑफ रुपीज 1 लाख ईच, तो कुल मिला के 1 करोड़ रुपए का क्या कर दिया, सेल कर दिया। किसको? दुर्गा सेल्स को। 100 टीवी बेचती है। अब दुर्गा सेल्स इन टीवीज को क्या करेगा, कंज्यूमर्स को बेचेगा। ठीक बात है सर। अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे डीलर नॉर्मली अपना जो प्रॉफिट है वो ऐड करके बेचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो क्या हो रहा है, टीवी जब बेचे गए मान लीजिए अप्रैल के अंदर, ठीक है, अब जून के अंदर क्या हुआ, एलजी वाले ने दुर्गा सेल्स वाले को क्या दे दिया, 10% डिस्काउंट दे दिया इन्हीं टीवीज के ऊपर जो ऑलरेडी भेजे जा चुके हैं। तो एक तरीके का पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। ठीक है, अब डीलर को क्योंकि ये टीवी सस्ते में पड़ गया, 1 लाख की बजाय कितने में पड़ा, अब इसको 90,000 रुपए का पड़ा। ठीक है, तो इस डीलर ने कस्टमर को ये टीवी बेच दिया मान लीजिए 1 लाख रुपए में, 1 लाख रुपए में। तो सर जीएसटी वालों का ये कहना है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए का टीवी आपने खरीदा था तो आप डेफिनेटली इस टीवी को 1,10,000 रुपए में बेचते, अपना प्रॉफिट ऐड करके बेचते। लेकिन आपने इसको 1 लाख रुपए में सेल्स किया कंज्यूमर को। क्यों किया? क्योंकि आपका जो मैन्युफैक्चरर था जिससे आपने सामान खरीदा, उसने आपको क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। क्या मैं इस डिस्काउंट को इस सेल करने के बदले कंसिडरेशन मान सकता हूं? क्या ये जो डिस्काउंट मैन्युफैक्चरर ने इस डीलर को दिया है, क्या इस डिस्काउंट को सेल करने के बदले मैं कंसिडरेशन मान सकता हूं? अगर देखा जाए तो सर दुर्गा सेल्स वाले को 1 लाख रुपए मिल रहा है कंज्यूमर से,
1 लाख रुपए मिल रहा है कंज्यूमर से और 10,000 रुपीज किससे मिल रहा है सर, एलजी वालों से मिल रहा है। तो इसका मतलब सर दुर्गा सेल्स वाला टीवी बेचने के बदले में 1,10,000 रुपए ले रहा है, ठीक है। वो दिखाने की कोशिश 1 लाख कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में वैल्यू कितनी है 1,10,000, क्योंकि उसे डिस्काउंट भी मिला है एलजी से। तो यहां पे साफ बोला गया कि इफ देयर इज एन अग्रीमेंट बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड डीलर, अगर एलजी और डीलर के बीच में यह अग्रीमेंट है कि डीलर जैसे ही कोई सामान बेचेगा तो उसे डिस्काउंट दिया जाएगा एलजी के द्वारा, तो सर ये लोग क्या करना चाहते हैं, ये लोग आपस में अग्रीमेंट करके वैल्यू को कम दिखाना चाहते हैं। जो 1,10,000 रुपए की वैल्यू आती उसको 1 लाख रुपए दिखाना चाहते हैं और कम जीएसटी पे करना चाहते हैं। तो यहां पे बोला गया ऐसा नहीं चलेगा। कंसिडरेशन चाहे कस्टमर से मिली हो चाहे किसी और व्यक्ति से मिली हो, कंसिडरेशन का डेफिनेशन पढ़ा था, रेसिपेंट से मिला हो, थर्ड पर्सन से मिला हो, कंसिडरेशन होता है। तो पूरा 1 लाख रुपए जो कंज्यूमर से मिला प्लस जो डिस्काउंट दिया गया मैन्युफैक्चरर के द्वारा, उसे भी कंसिडरेशन मान लिया जाएगा इफ देयर इज एन अग्रीमेंट बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड डीलर। अगर मान लीजिए इनके बीच में कोई ऐसा अग्रीमेंट नहीं है डिस्काउंट प्रोवाइड करने के लिए, तो सर क्या फिर ये कंसिडरेशन माना जाएगा? तो समझना सर, एलजी ने तो 100 टीवी बेच दिए इस डीलर को, अब ये डीलर आगे टीवी बेचे ना बेचे, एलजी वाले का तो कोई रिस्क नहीं है। तो ऐसे केस में सर अब डीलर को तो टीवी निकालना है, अपना इन्वेंट्री निकालना है, तो वो सस्ते में बेचे या महंगे में बेचे उससे क्या मतलब, जितने में बेचेगा वही कंसिडरेशन होगा। इस डिस्काउंट को एज अ कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा इफ देयर इज नो अग्रीमेंट बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड डीलर। क्लियर है सर? ये पॉइंट यहां में बोला गया है कि whether post supply discount can be treated as consideration paid by the manufacturer to the dealer for making further supply। क्या जो एलजी के द्वारा जो डिस्काउंट दिया गया डीलर को, क्या वो एज ए कंसिडरेशन माना जा सकता है जो डीलर ने आगे कंज्यूमर को फर्दर सप्लाई करी है इसके लिए? तो देखो यहां बोला अगर देयर इज नो अग्रीमेंट देन नॉट अ सप्लाई, इफ अग्रीमेंट बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर तो ये सप्लाई मान लिया जाएगा। अगर यहाँ पे अग्रीमेंट है मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में कि भैया माल खरीदोगे इसको डिस्काउंट दे देंगे डीलर को, तो फिर ऐसे केस में कोई भी वो सप्लाई मान लिया जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं माना जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, यहाँ पे थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि जो डिस्काउंट यहाँ पे दिया गया, मान लीजिए 10% डिस्काउंट दिया गया, ठीक है, एलजी के द्वारा डीलर को। अब इसके बदले में डीलर पता है क्या करता है, डीलर इसके बदले में एलजी के लिए प्रमोशनल एक्टिविटी करता है कि भाई वो अपनी दुकान में सबसे ज्यादा टीवी कौन से दिखाएगा, एलजी के दिखाएगा, वो डिस्प्ले पे एलजी को रखेगा, उसकी बड़ाई करेगा, ठीक है। या फिर आफ्टर सेल सर्विसेज दे रहा है, या मान लीजिए यहाँ पे इंस्टॉलेशन की सर्विस दे रहा है, मतलब गारंटी वारंटी बहुत सारी फैसिलिटीज दे रहा है, क्योंकि उसको एलजी वाला क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। तो क्या हम ये मान ले कि जो डीलर ने एलजी के बिहाफ पे प्रमोशनल एक्टिविटी करी है, आफ्टर सेल सर्विसेज दिया है, इंस्टॉलेशन दिया है, क्या एलजी ने इन सर्विसेज के बदले में उसे कुछ कंसिडरेशन दिया है डिस्काउंट के फॉर्म में? क्या ये माना जा सकता है? तो यहां पे बोला इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड डीलर कि भाई आप मेरे लिए प्रमोशनल एक्टिविटी आफ्टर सेल सर्विसेज इंस्टॉलेशन करोगे तो आई विल गिव यू डिस्काउंट, दैट मीन्स वहां पे कोई सर्विसेज दी जा रही है जिसके बदले में वो डिस्काउंट दिया जा रहा है एज अ कंसिडरेशन। लेकिन अगर देयर इज नो अग्रीमेंट बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड डीलर, तो भैया डीलर को तो सामान बेचना है, बेचने के लिए उसको जो करना पड़ेगा वो करेगा, प्रमोशन करना है तो करेगा, आफ्टर सेल सर्विस देनी है देना होगा। इसका मतलब ये थोड़ी कि उसने कोई सर्विस दे दिया तो फिर सर्विस नहीं माना जाएगा। इफ देयर इज अग्रीमेंट तो सर्विस होगा, वरना नहीं होगा। Whether post-supply discount can be treated as consideration paid by the manufacturer to the dealer in lieu of promotional activities performed by the dealer. So only if dealer undertakes specific promotional activities, advertisement, branding, etc., and for that consideration was clearly stated in agreement. अगर उसके लिए clearly agreement में बताया गया है तो ही सप्लाई माना जाएगा, वरना सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो सर इतने से ही आपके अमेंडमेंट्स हैं सीए इंटर जीएसटी के लिए। इसमें भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, अपन सॉल्व करेंगे। ये जो पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप इसे रेफर कर सकते हो। इसके अलावा आपके कोई भी अमेंडमेंट नहीं है, ठीक है, यही अमेंडमेंट्स आपको फाइनली रेफर करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।